ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। वो 10 बजे के करीब उसके साथ नाश्ता करने के बाद टेबल साफ कर रही थी जब वो बेडरूम से एक खूबसूरत पैकिंग में एक बॉक्स लेकर उसके पास आया था। ये क्या है? वो टेबल साफ करते करते रुक गई। देख लो, सालार ने बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। ज्वेलरी है? उसको लेबल और बॉक्स डिजाइन से कुछ अंदाजा हो गया था। सालार जवाब देने की बजाय कंधे उचकाकर खामोश रहा। इमामा ने बड़े तजस्सुस और एहतियात से उस बॉक्स की नफीस और खूबसूरत पैकिंग को हटाकर बॉक्स खोल लिया। सुर्ख मखमल जैसे बेहद मुहीन और चमकदार कपड़े की तहों के दरमियान एक क्रिस्टल रिंग केस था और उस केस से नजर आने वाली रिंग ने कुछ देर के लिए इसे साख्त किया। स्क्वायर डायमंड्स के बेल्स के साथ एक प्लैटिनम ट्यूलिप डायमंड रिंग थी। 14 कैरेट के उस डायमंड के गिर्द नन्हे नन्हे नीलम के गोल गोल नगीनों का एक दायरा था जो बहुत देर मस्मराइज्ड उस रिंग पर नजरें जमाए उसने बेख्तियार गहरा सांस लेकर अपना पहला रद्द-ए-अमल दिया। ये सिर्फ डायमंड नहीं थे जो उसको हैरान कर रहे थे, बल्कि वो पेचीदा डिजाइन भी जिसमें वो सारे ज्वेल्स जुड़े थे। ये बहुत खूबसूरत है, उसने बमुश्किल कहा। सालार ने हाथ बढ़ाकर क्रिस्टल का केस खोला, रिंग को निकाला। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसने वो रिंग उसकी उंगली में पहना दी। हाँ, ये अब बहुत खूबसूरत लग रही है। और देखो, ये बिल्कुल मेरी उंगली के साइज के मुताबिक हो, जैसे कुछ और एक्साइटेड हुई थी। तुम्हारी उंगली का साइज लेकर बनाई गई क्योंकि तुम्हारी एक रिंग लेकर गया था मैं। उसने उसके हाथ को चूमते हुए कहा जिसमें रिंग पहना था। ये वेडिंग गिफ्ट है तुम्हारे लिए, सालार ने इसका हाथ छोड़ते हुए कहा। उसने कुछ हैरान सालार को देखा। वेडिंग गिफ्ट? 4 महीने हो गए शादी को। हाँ, मैंने तुम्हें वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया था। पहले याद नहीं था, बाद में पैसे नहीं थे, उसने हंसकर कहा। और अब कहाँ से आए पैसे? आ गए कहीं से, उसने टाला। इमामा ने नजरें उठाकर उसे देखा। कोई गलत काम नहीं किया मैंने, बेख्तियार शर्मिंदा हुई। मैंने कब कहा कि चलो डॉक्टर साहब के यहाँ चलते और सईदा अम्मा से भी मिलकर आते। मेरे बैग में कुछ गिफ्ट है उनके लिए, वो निकालो। सालार ने से बात मुकम्मल नहीं करने दी थी। थैंक यू सालार, वो जाते जाते ठिठका। किस लिए? हर चीज के लिए। ये सब तुम्हारा ही है। इमामा ने नजरें चुराई। मैंने सोचा तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने मुझे शादी पर कोई गिफ्ट नहीं दिया। अपने हाथ को देखते खुशी से सरशार हुई थी। वो वाहिद गिला था जो सालार के लिए दिल में रखे हुई थी। नहीं, भूला नहीं था। माय गॉड, देखो, वॉकवे पर चलते चलते बेख्तियार ठटकी थी। सालार ने इसकी नजरों का ताक़ुब किया। वो दोनों रेस कोर्स में लगने वाले एक मेले को देखने आए थे। अब भी मकसद मेले की जगह से कुछ दूर चहलकदमी में मसरूफ थे जब इमामा वॉकवे की दाहिनी तरफ दरख्तों के अतराफ पानी में डूबी हुई घास में नजर आने वाले अक्स को देखकर ठिठक गई थी। उस अक्स को देखकर वो भी कुछ देर के लिए सहरसदा सा हो गया था। यूं लग रहा था जैसे वो रंग नूर से भरी किसी वादी के किनारे खड़े उसमें चमकते हुए रंगीन हीरे जवाहरात के दरख्त देख रहे हों या अलिफ लैला का कोई मंजर देख रहे हों, जैसे जन्नत में रात हो गई हो। तवील खामोशी के बाद उसने इमामा की आवाज सुनी। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। ऐसी होती होगी जन्नत, सालार ने उसे कहते सुना। वो कुछ कहने के बजाय दोबारा उस पानी को देखने लगा। जन्नत में सितारे होंगे? वो पूछ रही थी। हाँ, बहुत सारे होंगे, उसने अंदाजा लगाया। इतने रंगों के? कायनात में मौजूद हर रंग, वो बेख्तियार महसूस होकर हंसी। उसे जवाब पसंद आया। रात ऐसी मुनव्वर होती होगी, अक्स में नजरें जमाए हो जैसे बेखुद हो रहे थे। उससे ज्यादा रोशन, उससे ज्यादा मुनव्वर, सालार ने बेख्तियार कहा। उसने अपनी उंगली से अक्स को छूने की कोशिश की। सालार ने बरख्त उसे खींचा। दरख्तों पर लाइट्स ऑन है, पानी में करंट भी हो सकता है। वो नाराज हुआ था। मैं उसे छूना चाहती थी। ये अक्स जन्नत नहीं। जन्नत में और क्या होगा? तुम? उसने गर्दन मोड़कर देखा। उसे और अक्स को देख रहा था। सिर्फ मैं और तुम नहीं होंगे? पता नहीं। उसने गर्दन मोड़ के अजीब मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तो फिर तुम कैसे जानते हो कि मैं वहां होंगी? उसने उसे तंग किया। जन्नत के अलावा कहीं और रखा जा सकता है तुमको? उसने जवाबन सवाल किया। वो हंस पड़ी। इतनी आसानी से मिल जाती है जन्नत? उसने सालार को बताया। मुझे आसानी से नहीं मिलेगी, तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। उसका लहजा फिर अजीब सा था। क्यों? वो हैरान हुई। तुम जितनी आसानी से हर चीज में जन्नत ढूंढ लेती हो, मैं आज तक नहीं ढूंढ सका, इसलिए कह रहा हूँ। वो ठीक कह रहा था। वो दिन पहले वो घर के लिए एक लैंप खरीदने गए थे। वो रात को नावल पढ़ते पढ़ते लैंप शेड को देखने लगी। वो ईमेल चेक करने के बाद अपना लैपटॉप बंद करने लगा तो उसने इमामा को देखा।
क्या देख रही हो तुम? वो हैरान हुआ। ब्यूटीफुल, उसने बेसाख्ता लैम्प शेड को देखते हुए कहा। हाँ अच्छा है, उसने सरसरी अंदाज में कहा। ये कौन से फूल है? फूल। सालार ने लैम्प शेड को हैरानी से देखा। उसने पहली बार उस पर्ल कलर के शेड पर बने पैटर्न को देखा। सुनहरी माइल पीले फूलों का एक नफीस पैटर्न था। नहीं गुलाब है, नहीं ट्यूलिप है। वो जैसे फूलों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, फिर जैसे उसने हथियार डाल दिए। ऐसे फूल जन्नत में होंगे? वो हंस पड़ा। अच्छा देखो, ये फूल रंग बदल रहे हैं, लेकिन ये रंग नहीं बदल रहे बल्कि खिल रहे हैं। सालार जैसे किसी शहर में आया था। वो फूल वाकई खिल रहे थे। लवली वो सराय बगैर नहीं रह सका। उसे अब समझ आया कि ये लैंप इतना महंगा क्यों था। और एक हफ्ते पहले उसकी दराज साफ करते सालार की वेस्ट पेपर बॉक्स में से वो एक पोस्ट कार्ड उसके पास लेकर आई थी। हाँ उसे फेंक दिया है मैंने, बेकार है। उसने इमामा के हाथ में पोस्ट कार्ड देकर कहा। वो कार्ड को लिए उसके पास आकर बैठ गई। सालार देखो कितनी खूबसूरत झील है, और देखो कितना सुकून है इस जगह पर। इस संदल से बनी है। उस कश्ती का रंग देखो, इस संदल का रंग है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुबह सवेरे इस कश्ती में बैठकर कहीं जाता हो। कितनी सेक्रेंटी है इस सीन में, ऐसे जैसे जन्नत हो। मैंने बता दी तुम तो इसे फेंक रहे थे। वो बेख्तियार उसका चेहरा देखने लगा। वो आखिर उसकी जिंदगी में ना आती तो जन्नत को उसकी पिक्चर बना लो सेल फोन के साथ। इमामा की आवाज ने एकदम उसे चौंका दिया। सालार ने सेल फोन निकाल कर चंद तस्वीरें खींची और सेल उसे थमा दिया। उसने बारी बारी उन तस्वीरों को देखा और मुतमईन हो गई। चले? सालार ने उससे कहा। हाँ। दोनों ने आखिरी नजर अक्स पर डाले और चल पड़े। सालार ने चलते उसका हाथ पकड़ लिया। खामोश क्यों हो गए? कोई बात करो। इमामा ने चंद कदम चलने के बाद कहा। तुम करो, मैं सुन रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें मुझसे पहले जन्नत मिल जाए। इमामा ने अपने जुमले का मफहूम समझे बिना उसको तसल्ली दी। वो हंस पड़ा था। चाहता तो मैं भी ये हूँ, वो बड़बड़ाया। तुमसे पहले मरना चाहता हूँ मैं। उसे चलते हुए ठोकर लगी। कोई चीज ऐसे उसकी जिसमें से एक लम्हे के लिए थराई हुई गुजरी। वो जन्नत ढूंढती फिर रही थी। उससे पहले सामने जो शय खड़ी थी उसे भूल गई थी। तुम क्यों कह रहे हो इस तरह? वो रुक गई और उसने सालार से अपना हाथ छिराया। तुमने ही तो कहा था शायद मुझे तुमसे पहले जन्नत मिल जाए। लेकिन मैंने मरने का नहीं कहा था। क्या उसके बिना मिल सकती है? वो बोल न सकी। वो एक दूसरे का चेहरा देखते रही। फिर सालार ने उसकी आंखों में नमी उमड़ती देखी। ठीक है, जो मर्जी कहो। उसकी आवाज में खफगी थी। सालार ने उसका हाथ पकड़ मौजिर खान अंदाज में दबाया। मैंने सिर्फ तुम्हारी बात दोहराई थी और मेरा मतलब नहीं था जो तुमने निकाला। मैं समझता हूँ। दोनों फिर चलने लगे। क्या तुम जन्नत में मुझे अपना पार्टनर मुंतखब करोगी? वो बोल न सकी। वो हंस पड़ा। यानी नहीं। मैंने कब कहा? वो रुक गई। लेकिन तुमने कुछ भी कब कहा? मैं सोच रही थी। सोच लिया? फिर अब बताओ। वो हंसी। तुम्हें क्या हुआ है? जन्नत की बात तुमने शुरू की थी। उसने सालार का चेहरा देखा। शायद। वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा। तुम्हें यकीन नहीं है? उसने हंसकर उससे पूछा। यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम जन्नत पे पहुंच गए तो फिर तुमको ही चुनना पड़ेगा। उसने मजाक किया। और अगर कोई और भी पहुंच गया तो? उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। दोनों के दरमियान खामोशी का लंबा वक्फा आया था। उस और का तारुफ न इमामा ने मांगा था न सालार ने करवाया था, मगर उस और ने उसे सालार से नजरें चुराने पर मजबूर किया था। वो उससे कह न सकी। बात उसके इंतखाब पर कभी नहीं रही थी। बात जलाल के इंतखाब पर थी। उसका इंतखाब जन्नत में भी शायद वो न होती, लेकिन ये एतराफ में कूड़े खाने जैसी जिल्लत थी। चुप बेहतर थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं हुआ था कि उसकी चुप सालार को उस कूड़े की तरह लगी थी। सिकंदर उस्मान को चंद लम्हों के लिए अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो प्लॉट तो बिक ही नहीं सकता। सालार के नाम है वो। उन्होंने एहतिशामुद्दीन से कहा। वो उनके कारोबारी दोस्त थे और चंद मिनट पहले उसने सिकंदर को फोन करके एक प्लॉट की फरोख्त के बारे में शिकायत की थी। उनके किसी दोस्त ने उन्हीं के वकील के जरिए ऐसा एक प्लॉट कुछ दिन पहले खरीदा था जो सिकंदर उस्मान का था और जिसके 1.5 साल पहले एहतिशामुद्दीन ने खरीदने की ऑफर की थी। लेकिन सिकंदर ने तब उसे ये बताया था कि जायदाद की तकसीम के दौरान वो एक प्लॉट सालार के नाम कर चुका है। अलबत्ता उसने वादा किया था कि अगर कभी प्लॉट को फरोख्त करने की जरूरत पड़ी तो एहतिशामुद्दीन पहली तरजीह होगा। मेरे वकील के जरिए सारा पेपर वर्क हुआ है। आप कहें तो आपको न्यूज़पेपर में प्लॉट की मुंतकली का ऐड भी भिजवा देता हूँ। आपके बेटे ने प्लॉट 1.5 करोड़ में बेचा है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मेरे वकील ने मुंतकली की बात बताया मुझे। सिकंदर उस्मान का सर घूम कर रह गया।
मैं भी सालार से बात करके दोबारा आपसे बात करता हूँ, सिकंदर उस्मान ने एकदम कहा। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उनको बिना बताए प्लॉट कैसे बेच सकता है। सालार उस दिन इस्लामाबाद में था। उस वक्त अपने किसी काम से मार्केट जा रहा था जब उसे सिकंदर की कॉल मिली। सालार, तुमने अपने प्लॉट बेच दिया है? उसको हेलो कहती सिकंदर ने दूसरी तरफ से कहा। चलना में सालार कुछ बोल न सका। प्लॉट की फरोख्त का सिकंदर को इतनी जल्दी पता चल जाएगा उसे अंदाजा नहीं था। तुम मेरे ऑफिस आओ, उसने सर्द मेरी से फोन बंद करते हुए कहा। कब बेचा था प्लॉट? उसके ऑफिस पहुंचकर कुर्सी पर बैठे सिकंदर ने उससे पूछा। पिछले महीने। उसने लहजा हमवार रखने की कोशिश की। क्यों? मुझे कुछ रकम की जरूरत थी। किस लिए? सालार इस बार जवाब देते हुए झिझका। किस लिए रकम की जरूरत थी? मुझे इमामा को एक रिंग खरीद कर देनी थी। सिकंदर को लगा कि उसने सुनने में गलती की है। क्या? इमामा के लिए रिंग खरीदनी थी। उसने अपना जवाब दोहराया। लाख 2 लाख की रिंग के लिए तुमने प्लॉट बेच दिया? अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते, बैंक से पर्सनल लोन लेते या मुझसे कहते? मैं लोन लेकर इसे गिफ्ट नहीं करना चाहता था। 1-2 लाख की अंगूठी नहीं थी, कुछ ज्यादा महंगी थी। आप इतने पैसे कभी न देते मुझे, वो बड़ी रसानी से कह रहा था। कितनी महंगी होती? 4 या 5 लाख की होती। चलो 10 लाख की होती, मैं दे देता तुम्हें। सिकंदर बेहद खफा थे। वो प्लॉट 2.25 करोड़ का था जिसे वो 1.5 करोड़ में बेच आया था। 10 लाख की बात नहीं थी, सिकंदर ने उसे कहते सुना। फिर सिकंदर के माथे पर बल आए। सालार ने अपना गला साफ किया। 13.7 ये वाहिद तरीका था जो उसकी कीमत 3 हिस्सों में कर पाया था। क्या? सिकंदर को कुछ समझ नहीं आई। 13.7। सालार ने एक बार फिर गला साफ करके अगला लफ्ज कहा। सिकंदर को चिंगला में सांस नहीं आया। उन्हें पहली बार उसकी बात समझ में आई थी। 13.7 मिलियन की रिंग दी तुमने उसे? उनका ज़हन जैसे भग उड़ गया। सालार टेबल पर पड़े पेपरेट पर उंगलियां फेर रहा था। सालार 1 करोड़ 30 लाख की रिंग दी तुमने उसे? जी। इस बार सालार ने नजरें उठाकर सिकंदर को देखा। सिकंदर बेयकीनी से उसकी आंखों में देखते रहे। सालार ने नजरें चुरा ली। वो अब उनके अकबे लगी पेंटिंग को देख रहा था। उसके चेहरे पर नजरें जमाए सिकंदर ने रोलिंग चेयर की पुश्त से टेक लगाई। वो अगर उसे उल्लू का पट्टा कहते तो ठीक ही कहते थे। कहाँ से ली थी रिंग? बिलाखिर उन्होंने लंबी खामोशी को तोड़ा। टिफिन से। उन्हें ऐसी किसी नाम की तवक्का थी। डिजाइन क्या होगा? उस मालियत की रिंग नादर होती है। जी। ज्वेलरी स्टेटमेंट। उसने टिफिनी की सबसे महंगी रैक में आने वाली ज्वेलरी कलेक्शन का नाम लिया। तो कोई इससे ज्यादा महंगी रिंग नहीं थी। अभी दूसरा प्लॉट पड़ा था, 4 हीरे और लगवा देते उसमें। सिकंदर ने टेबल पर पड़े सिगार के से एक सिगार निकालते बेहद संजीदगी से उससे कहा। सालार के दाएं गाल में डिंपल पड़ा। उसने यकीनन अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। सिकंदर का ख्याल इसकी मुस्कुराहट शर्मिंदगी की वजह से थी। उनके पांव तले से यकीनन जमीन खिसक जाती अगर उसे पता चलता कि उसने पहले दोनों प्लॉट्स बेचकर उसे एक नेकलेस देने का सोचा था, लेकिन फिर उसे अंगूठी का ख्याल आ गया जो इमामा मुस्तकिल तौर पर पहन सकती थी। मैं किताबों में जब रांझा फरहाद रोमी मजनून वगैरह की बारे में पढ़ता तो मैं सोचता था कि सारी लफाजी है, कोई मर्द इतना उल्लू का पट्टा नहीं हो सकता। लेकिन तुमने तो साबित कर दिया मुझ पर कि ये मुमकिन है। किसी भी जमाने में कोई भी मर्द किसी भी औरत के लिए अकल से पैदल हो सकता है। साला ने इस बेइज्जती को सर झुकाए शहद के घूंट की तरह पिया। उसकी इतनी बेइज्जती करना तो सिकंदर का हक था। बीवी के लिए तो सिर्फ एक शाहजहां ने पैसे लुटाए थे, वो भी उसके मरने के बाद। तुम्हें क्या हो गया था? सिकंदर ने जैसे उसे शर्म दिलाई। मैंने दरअसल इमामा को अभी तक शादी का कोई गिफ्ट नहीं दिया था। उसके लहजे में बला का इत्मीनान था। सिकंदर जिंदगी में पहली बार उसकी ढटाई से मुतासिर हुए थे तो अपने पैसों से इसे गिफ्ट देते। उन्होंने तंजिया कहा था, वो भी दे दिए उसे। उसने तंज का जवाब संजीदगी से देकर उसे हैरान कर दिया। वो उस बादशाह की शक्ल देकर रह गए जो अपनी बीवी पर अपनी सल्तनत लुटाने पर तुला था। अपना सिगार एश ट्रे में रखते हुए टेबल पर कुछ आगे झुके और उन्होंने जैसे खामराज की तरह कहा, साला ऐसा भी क्या है इमामा के, तुम अक्ल से पैदल हो गए हो? एक तंज नहीं था, वो आखिर जानना चाहता था। सालार ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, बस वो अच्छी लगती है मुझे। वो शख्स सिकंदर को 30 साल मर्द नहीं बल्कि 3 साल का एक मासूम बच्चा लगा। एक तवील सांस लेते हुए सीधे हो गए। उसे पता है इस रिंग प्राइस का? नहीं। सिकंदर कुछ हैरान हुए तो यहाँ अपनी महबूबा को मरोबार मुतासिर करने का कोई जज्बा भी कार्य फरमा नहीं। आप भी मम्मिया किसी और से बात न करें, मैं नहीं चाहता कि इमामा को पता चले। अब उनसे कह रहा था,
बाकी 13 लाख का क्या किया, वो अब कुछ और कारनामों के बारे में जानना चाहते थे। 7 लाख तो इमामा को हक्के मेहर ड्यू था, उसने मेहर की असल रकम बताए बगैर का, और बाकी 6 लाख मैंने कुछ खैराती इदारों में दे दी। सिकंदर का गुस्सा धुएं की मरगुला में तब्दील होने लगा। गुस्से का कोई फायदा नहीं था। सालार ने बाप के होठों पे एक मुशफिकाना लेकिन बेहद मानी खैज मुस्कुराहट नमोदार होते देखी। और हक के मेरे सिर्फ 7 लाख तो नहीं होगा, है ना सालार? वो कितनी मिलियन दिया गया? उसने बेहद पिचकारती हुई आवाज में कहा उससे। सालार बेख्तियार हंसा। जाने दे पापा, यानी मिलियन में। उसका अंदाजा ठीक था। अब मैं जाऊं? सालार ने जवाब देने की बजाय पूछा। सिकंदर ने सर हिला दिया। वो अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ आया और उसने झुकते हुए सिकंदर को साथ लगाया। फिर वो सीधा हो गया। सालार, जो दूसरा प्लॉट है उसके पेपर्स मुझे लाहौर भेजकर भिजवा देना, सिकंदर ने कहा। पापा ट्रस्ट मी, सालार ने कहा। शट अप। ओके, वो हंस पड़ा। ओह, डिफरेंट स्टेटमेंट। उस रात किसी डिनर पर थे जब उसकी रिंग मिसेस यूर्स ने नोट की। वो बिजनेस क्लास का एक बड़ा नाम थी और अपने लिबास और ज्वेलरी की वजह से खासी मशहूर थी। माय वेडिंग रिंग, इमामा ने मुस्कुरा कर कहा। उसका हाथ पकड़े बेहद मरऊब अंदाज में कह रही थी और उनका यह अंदाज उस टेबल पर बैठी तमाम ख्वातीन में उस रिंग को देखने का इश्तियाक पैदा हो रहा था। द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव पीस ऑफ ज्वेलरी अंडर दिस रूफ टुनाइट। लकी वुमेन, तुम्हारे शोहर का ज़ौक़ बहुत आला है। इमामा सताइशी जुमलों पे फकरी अंदाज में मुस्कुराई। क्या कीमत होगी? बाई जानी बेटी मिसेस जुबैर ने भी उस रिंग को सताइश अंदाज में देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता, शायद 4-5 लाख। इमामा ने गिलास उठाकर पानी का घूंट भरते अंदाजा लगाया। एक लम्हा के लिए उसने टेबल पर छा जाने वाली खामोशी को महसूस किया, फिर खुद पर जमी नजरों को। डॉलर्स या पाउंड्स? उसने हैरानी से मिसेस यूर्स की शक्ल देखी, फिर हंस पड़ी। उसने उसे मजाक समझा था। मेरा शोहर इतना बेवकूफ नहीं हो सकता, उसने बेसाख्ता कहा। मिसेस यूर्स ने दोबारा सवाल नहीं किया। वो समझी इमामा कीमत नहीं बताना चाहती। सालार, उस रिंग की कीमत क्या है? उस रात बेड पर बैठे नावल पढ़ते हुए इमामा को एकदम मिसेस यूर्स का सवाल याद आ गया। क्यों? वो भी कोई किताब पढ़ते हुए चौंका। सब लोगों ने बहुत तारीफ की। उसने बेहद फकरी अंदाज में कहा, दैट्स गुड। वो मुस्कुराकर दोबारा किताब की तरफ मतवज्जा हुआ। मिसेस यूर्स ने कीमत पूछी थी। मैंने कहा 4-5 लाख की होगी। उन्होंने पूछा डॉलर्स या पाउंड्स में। मैंने कहा मेरा शौहर इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता। वो बेख्तियार हंस पड़ा। क्या हुआ? वो चौंकी। कुछ नहीं, कुछ पढ़ रहा था, सालार ने बेसाख्ता कहा। तो क्या कीमत है इसकी? इमामा ने दोबारा पूछा। ये अनमोल है, सालार ने इसका हाथ पकड़ कर कहा। कोई भी चीज़ जो तुम्हारे हाथ में वो अनमोल है। फिर भी उसने इसरार किया। 256। सालार ने डॉलर साथ नहीं लगाया। ओह अच्छा, मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव समझ रही थी। वो कुछ मुतमईन हो गया, दोबारा नावल पढ़ने लगी। वो उसका चेहरा देखने लगा। उसे फरेब देना बहलाना बहुत आसान था। इमामा ने चंद लम्हे बाद उसकी नज़रों को अपने चेहरे पे महसूस किया। क्या हुआ? वो मुस्कुरा दी। वो इन नज़रों की आदी थी। तुम्हें कुछ बताना चाहता था क्या? यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी। एक लम्हे के लिए हैरान हुई, फिर हंस पड़ी। आई लव यू। वो फिर हंस पड़ी और ब्लश हुई। थैंक यू जवाब वही था जो हमेशा आता था। इस बार वो हंस पड़ा। इमामा वो गाड़ी के दरवाजे को बंद करते हुए करंट खाकर पलटी। वो जलाल था। पार्किंग में उसके बराबर वाली गाड़ी से उसे निकलते हुए देखकर ठिठका था। ओह माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। हाउ आर यू? वो बेहद एक्साइटेड अंदाज में उसकी तरफ आया था। वो बुत बनी उसे देख रही थी। वो उसकी उड़ी रंगत पे गौर किए बिना बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह कह रहा था। इमामा ने बिलाखिर मुस्कुराने की कोशिश की। ये जरूरी था, बेहद जरूरी था, जलाल से ज्यादा खुद उसके लिए। उसे न वो पुराना दोस्त समझ सकती थी, ना बेतकल्लुफ हो सकती थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। नजरें तो उससे अब भी नहीं मिला सकती थी। वो ऐसा ही था जैसे उसने आखिरी बार क्लिनिक पर देखा था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने चंद माह पहले शादी कर ली है। उसकी समझ में नहीं आया उसने उसे खबर देना क्यों जरूरी समझा। क्या उसका उससे कोई ताल्लुक था? बहुत अच्छी है मेरी बीवी, वो भी डॉक्टर है, ब्रिटिश नेशनल है, स्पेशलाइजेशन भी उसने वहीं से की है। अमेजिंग वुमेन। उसने 4 जुमले में उस पर अपनी बीवी की हैसियत वाज़ेह की। एक लम्हे के लिए भूल गई कि वो भी किसी की बीवी है। उसके मुंह से किसी दूसरी औरत के लिए अपनी बीवी के अल्फाज ने उसे चंद लम्हों के लिए अधेड़ा था। मुबारक को उसने बिलाखिर वो अल्फाज कहे थे जो उसे कहना चाहिए था। थैंक्स, मैं तुम्हें ज़रूर बुलाता, लेकिन तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास नहीं था। पहली बार तो नहीं बुला सका था, लेकिन दूसरी बार तो बुला सकता था। जलाल ने बात करते करते जैसे मजाक किया था। वो मुस्कुरा न सकी। तुमने तो
उसके बाद कोई राब्ता ही नहीं किया, कोई फ़ोन, कोई विजिट, कुछ नहीं। मैं तो इंतज़ार ही करता रहा। वो अब उसका जायज़ा ले रहा था। ये इमामा 7-8 माह पहले वाली इमामा से बेहद मुख्तलिफ थी। वो अब भी पहले की तरह एक चादर में मलबूस थी, लेकिन उसकी चादर लिबास बेहद नफीस और महंगे थे। उसके हाथों और कानों में पहनी हुई ज्वेलरी ने जलाल को और भी चौंका दिया। उसकी फिंगर में एक रिंग थी, लेकिन ये वो अहम था जिसकी वो तस्दीक नहीं चाहता था। इमामा हाशिम बहुत बदल चुकी थी। कैसे? उस सवाल ने उसे बेचैन किया। उसके आखिर में खड़ी इस कीमती गाड़ी को बज़ाहिर सरसरे देखते हुए जलाल ने उससे पूछा, तुम अब भी उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हो? उसका जी चाहता कि काश उसमें आने वाली सारी तब्दीलियां किसी बोनस से किसी हैंडसम पैकेज की मरहून मन्नत हो। मर्द को अपनी मतरखा औरत को मॉडर्न देकर हद तक का एहसास होता है, और उस एहसास से बचना चाहता था। नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी। उसने मध्यम आवाज में कहा। ओह अच्छा, वो बड़बड़ाया। तो तुम कुछ नहीं कर रही आजकल? इमामा चल्ला में खामोश रही। मेरी शादी हो गई। वह भी नहीं कह सकी कि मैंने शादी कर ली। जलाल के चेहरे से एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट गायब हो गई। ओह अच्छा, मुबारक हो, बरख संभला। तुमने बताया ही नहीं, न इनवाइट किया। क्या करता है वो? आप जानते हैं उसे, सालार सिकंदर। उसने गला साफ करके कहा। ओह, एक लम्हे के लिए जलाल के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वो बैंकर है, मैं जानता हूँ। जलाल इसकी बात काटकर उसे सालार का बैंक और उसके ओहदे के बारे में बताने लगा। आपको कैसे पता? वो हैरान हुई। आधे शहर को तुम्हारे शोहर के बारे में पता होगा। आओ लंच करते, गपशप लगाएंगे। इतने अरसे बाद मिले, बहुत सारी बातें करनी। उसने बेतकल्लुफ़ और गर्मजोशी से कहा। नहीं, मैं ग्रोसरी के लिए आई हूँ। डिनर के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। इमामा ने उसे टालना चाहा। उसे यकीन था वो इसरार नहीं करेगा। जलाल के बारे में उसका अंदाज़ा आज भी गलत था। यार, ग्रोसरी भी हो जाएगी, मैं खुद करवा दूंगा, लेकिन लंच के बाद। उस सामने रेस्टोरेंट है, 1 घंटे में फारिग हो जाएंगे हम। जलाल ने सिर्फ बात मुकम्मल नहीं करनी थी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जलाल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो बादल ख्वास्ता उसके साथ रेस्टोरेंट आ गई। तो कैसी गुजर रही है तुम्हारी लाइफ अपने शोहर के साथ? मेनू ऑर्डर करते हुए जलाल ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। इमामा ने उसका चेहरा देखा। वो सिर्फ सवाल नहीं था, वो जैसे जानना चाहता था कि वो उसके अलावा किसी और मर्द के साथ खुश रह सकती है या नहीं। बहुत अच्छी गुजर रही है, मैं बहुत खुश हूँ सालार के साथ। गुड। अरेंज मैरिज तो नहीं होगी? सालार, अब तुमने अपनी मर्जी से की होगी। उसने जलाल का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। उस सवाल से क्या जानना चाहता था? हाँ, सालार ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है। उसने फैमिली से पूछा नहीं था, बल्कि बताया था। सालार का ख्याल था कि मर्द को शादी करते अपनी मर्जी देखनी चाहिए, फैमिली की नहीं। जलाल के चेहरे का रंग बदला था। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट सोच रखता है। उसने चंद लम्हों बाद जलाल को जैसे तावील देने की कोशिश की। तावील पिछले जुमले से भी ज्यादा छुपी थी। जाहिर है, सालाना लाखों कमाने वाले शोहर की तारीफ बीवी पर फर्ज होती है। इस बार उसका हंसकर कहा हुआ जुमला इमामा को छुपा था। लाखों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छे शोहर की तारीफ बीवी पे फर्ज होती है। जलाल ने उसके जुमले को नजरअंदाज करते हुए हंसकर कहा। तो पता रखा करो ना उसके इलाकों का। कैसी भी हो तुम? 1.5 करोड़ तो बना ही लेता होगा साल में। बहुत बड़े बड़े मर्जर करवा रहा है तुम्हारा शोहर। तुम्हें पता नहीं? नहीं, हम और चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, ज़रूरी चीज़ों के बारे में। उसका लहजा बेहद सादा था, लेकिन जलाल के पेट में ग्रहें पड़ी थी। उसने जोरदार कहीका लगाया। बाज़ दफ़ा हंसी की शदीद ज़रूरत पड़ जाती है। चालाक मर्दों को ऐसी बीवियों की ज़रूरत होती है। तुम लोगों की रिहाइश कहाँ है? उसने जूता मारा, फिर मासूमियत से सवाल किया। इमामा ने उसके तबसरे पर कुछ कहने की बजाय उसे अपना एड्रेस बता दिया। वो उसके साथ सालार को मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहती थी। ओह, अपार्टमेंट, वो भी रेंटेड? कोई घर वर लेना चाहिए था तुम लोगों को। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे 2-3 घर हैं पॉश एरिया में, तुम लोग रेंट कर लो। जलाल ने फियाजाना ऑफर की। नहीं ज़रूरत नहीं, हम कंफर्टेबल हैं वहाँ, इमामा ने कहा। तुम सालार के साथ किस दिन आओ ना घर खाने पर। बात करते करते यूं कहा जैसे वो सिर्फ दोस्त ही थे और दोस्त रहे थे। वो बोल न सकी। अगर वो बेहिस था तो बहुत ज़्यादा, अगर जालिम था तो इंतहा का। जलाल, मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। उसे पता नहीं अचानक क्या हो, अपना बैग उठाकर एकदम खड़ी हो गई। जलाल के साथ तो कपल भी चौंका। नहीं, खाना आने वाला है, खाकर निकलते ही। नहीं, मुझे ग्रोसरी करके फिर कुकिंग भी करनी है, और मेरे शोहर को तो घर आते ही खाना तैयार मिलना चाहिए। आज वैसे भी उसने कुछ खास डिशेस कही हैं। उसका अंदाज इतना खत्मी था कि जलाल इस बार इसरार न कर सका। अच्छा, सालार को कोई विजिटिंग कार्ड और अपना
कांटेक्ट नंबर तो दे दो, उसने इमामा से कहा। उसके बैग में सालार के चंद कार्ड्स थे। उसने एक कार्ड निकालकर जलाल के सामने टेबल पर रख दिया। अपना फ़ोन नंबर भी लिख दो। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, फिर उसने कार्ड की पुष्ट पर अपना सेल नंबर लिख दिया। जलाल के पास खड़ा आदमी तब तक कार्ड पर नाम पढ़ चुका था। ओह, आप सालार सिकंदर की बीवी है? उसके सवाल पे बुरी तरह चौंकी। फारूक साहब एक बैंकर है, सालार को जानते हुए जलाल ने फौरन कहा, बहुत अच्छी तरह से। उस आदमी का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। उसने इमामा को अपनी बीवी से मुतारुफ कराया। आपके शोहर बहुत ब्रिलियंट बैंकर हैं। फारूक ने उसके लिए 27 कलमात अदा किए। हमें इनवाइट किया था उसने कुछ माह पहले वेडिंग रिसेप्शन पे, लेकिन हम अमेरिका में थे। मिसेस फारूक अब बड़ी गर्मजोशी से कह रही थी और इमामा की जान पे बन आई थी। वो अंदाजा नहीं कर पाई थी कि वो सालार के कितने करीब थे या सिर्फ सोशल सर्कल का हिस्सा थे। बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है इमामा और सालार के साथ मेरी, बल्कि फैमिली टाइज है। बस दरमियान में कुछ ऐसा आउट ऑफ टच रहे हैं हम। 10-12 साल तो हो गई होंगे हमारी फ्रेंडशिप को इमामा। उसकी समझ में नहीं आया वो क्या कह रहा है। उसने कुछ हैरानी से जलाल को देखा। वेरी नाइस, आप सालार के साथ आए किसी दिन हमारी तरफ, फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद उन्हें खुदाफिज कहकर बाहर निकल आई, लेकिन वो बहुत अपसेट थी। वो स्टोर में क्या खरीदने आई थी वो भूल गई थी। वो ट्रॉली लिए एक शेल्फ से दूसरे शेल्फ को देखते गुजरती रही। फिर खाली ट्रॉली पर नजर पड़ने पर उसने सोचा कि वो क्या खरीदने आई थी, लेकिन जहन की स्क्रीन पर कुछ भी नमूदार नहीं हुआ। उसने बेमकसद चंद चीजें उठाई और बाहर आ गई। पार्किंग से गाड़ी निकालने के बाद उसे एकदम एहसास हुआ कि वो घर नहीं जाना चाहती। फिर उसे वो सारी चीजें याद आने लगी जिसे वो खरीदने आई थी, लेकिन अब वो दोबारा कहीं ग्रोसरी के लिए जाने के मूड में नहीं थी। बेमकसद दोपहर में सड़क पर ड्राइव करते उसे खुद अंदाजा नहीं हुआ था कि वो कहाँ जा रही है। उसका ख्याल था कि उसने कुछ गलत टर्न ली थी और अब रास्ता भूल गई है। बहुत देर बाद उसे एहसास था कि वो लाशऊरी तौर पे उस रोड पर जा रही थी जिस तरफ सालार का ऑफिस था। वो मॉल रोड पर थी और वनवे की वजह से अब पलट नहीं सकती थी। एक सिग्नल पर एक लंबे चौड़े ट्रैफिक जाम में फंसे उसे वो सड़क और अपनी जिंदगी के पल जितना लंबे लगे थे। गाड़ी बंद हो गई और सिग्नल खुल गया था। बेतहाशा हॉर्न की आवाज पर उसने चौंक कर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। वो नाकाम रही और बुरी तरह नर्वस थी। एक ट्रैफिक वार्डन उसके करीब आया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इमामा ने उससे कहा। फिर लिफ्टर से हटाना पड़ेगा वरना ट्रैफिक जाम हो जाएगा, उसने उसे बताया। सिग्नल तब तक दोबारा बंद हो चुका था। वो वायरलेस पर लिफ्टर को बुलाने लगा और बेहद हड़बड़ाने वाले अंदाज में गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। वो नाकाम रही। लिफ्टर आने पर गाड़ी से बाहर निकल आई। लिफ्टर में बैठा आदमी उसे करीबी पार्किंग में उसे पहुंचाने के बारे में बताता, किसी टैक्सी ने उसे वहां तक जाने का कहकर गायब हो गया। माल रोड पर उस ट्रैफिक में उसे कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं मिल सकता था, लेकिन वाहिद काम जो कर सकती थी वो सड़क क्रॉस करके कुछ फासले पर सालार के ऑफिस जाना था। उसने सेल निकालकर सालार को फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका सेल ऑफ था। उसका मतलब ये था कि उसको उसके ऑफिस ही जाना था। चंद मिनट और चलने के बाद उसके जूते का स्ट्रिप निकल गया। आज बुरा नहीं बल्कि बदतरीन दिन था। उस टूटे हुए जूते के साथ उसके ऑफिस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। उसे अपनी हालत पे रोना आने लगा था। उसके बैंक की शानदार इमारत के सामने जूता घसीटते एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसके जहन में आया कि वो सीधी उसके ऑफिस चली जाए। गार्ड को अपना तारीफ कराते उसने उनकी आंखों में इतनी हैरानी और बेकीनी देखी थी कि उसकी इज्जत नफ्स में कुछ और कमी भी आई थी। लेकिन मेन रिसेप्शन में दाखिल होती उसकी इज्जत नफ्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। शानदार इंटीरियर वाला वसी और अरीज मार्बल हॉल उस वक्त स्वीट पॉइंट कॉर्पोरेट क्लाइंट से भरा हुआ था। ऑफिस का लेआउट कभी उसके तस्वर में आ जाता था तो वो वहाँ कभी ना आती, लेकिन अब वो आ चुकी थी। रिसेप्शन काउंटर पर उसने सालार सिकंदर से अपना रिश्ता जाहिर करने की हिमाकत नहीं की थी। मुझे सालार सिकंदर से मिलना है। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है मैडम? रिसेप्शनिस्ट ने बेहद प्रोफेशनल अंदाज में कहा। उसका जहन एक लम्हे के लिए ब्लैंक हो गया था। अपॉइंटमेंट? वो हैरान हुई। उसने जवाब देने की बजाय हाथ में पकड़े सेल पर एक बार फिर उसका नंबर डायल किया। इस बार कॉल रिसीव नहीं हुई, लेकिन बेल बजी थी। मैं उसकी दोस्त हूँ, उसने कॉल करते बेरब्ती से कहा। अभी वो एक मीटिंग में है, उन्हें थोड़ी देर में इन्फॉर्म कर रही थी। आपका नाम? रिसेप्शनिस्ट ने कहा। इमामा। अपना नाम बताकर हॉल में पड़े सोफे में से एक सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे तकरीबन 15 मिनट इंतजार करना पड़ा था। 15 मिनट बाद उसने चंद अफराद के साथ सालार को बातचीत करते रिसेप्शन पर नमूदार होते देखा। उन लोगों को दरवाजे तक छोड़कर वो
उधर इधर देखी मगर लंबे लंबे डग फरता वापस जाने लगा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोका। इमामा ने सालार को उसकी बात सुनते और फिर टकते देखा। वो अपने एरिया पर घूम गया। उसे इतनी दूर से भी सालार के चेहरे पर हैरत नजर आई थी। फिर वो मुस्कुराया। उसने पलटकर रिसेप्शनिस्ट से यकीन उसका तारुफ कराया था। फिर वो रुके बगैर उसकी तरफ आया। अगर उस वक्त उसे घर में सामना कर रही होती तो उस वक्त से लिपट कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही होती। What a pleasant surprise! उसने करीब आते हुए कहा। बहुत खुशगवार मूड में था। मेरा जूता टूट गया, उसने बेरब्ती से जवाब दिया। उसने सालार से नजरें मिलाए बगैर कहा। वो जानती थी कि उसकी आंखें पढ़ना जानता था। सामने सिग्नल पर मेरी गाड़ी खराब हो गई, लिफ्टर उसे कहीं ले गया और यहाँ तुम्हारा ऑफिस था तो यही आ गई। लेकिन शायद नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम मसरूफ हो। बस तुम मुझे घर भिजवा दो। एक के बाद एक मसला बताते उसे बंद बेढंगे अंदाज में कहा। नो प्रॉब्लम। सालार ने उसके चेहरे को देखते उसे तसल्ली दी। सॉरी मैम, आप मुझे अपना तारुफ करवा देती तो मैं आपको ऑफिस में बिठाती। डेस्क पे बैठी लड़की ने करीब आकर मौजरत की। इट्स ओके। किसी को भेज कर यहाँ करीबी किसी शो स्टोर से साइज के जूते मंगवा ले, उसने लड़की से कहा। फिर अगला जुमला इमामा से कहा। इमामा ये टूटा हुआ जूता उतार दो। वो हिचकिचाई। हाँ कोई हर्ज नहीं, मेरे बाथरूम में वजू की स्लीपर्स है, वो पहनकर पाँव धो लेना, तब तक नया जूता आ जाएगा। और किस सिग्नल से गाड़ी लेकर गए इमामा ने उसे अंदाजे से बताया। उसने डेस्क से आने वाली लड़की को गाड़ी का नंबर दिया और कुछ हिदायत दी। वो तब तक टूटे हुए जूते उतार चुकी थी। उसका हाथ अपने हाथ में लिए उसे वहां से ले आया। अपने हाथ पर उसकी गिरफ्त महसूस करती हुई इमामा ने सोचा उसे उस वक्त सहारे की बेहद ज़रूरत थी। वो रास्ते में मिलने वाले अफराद से रिलैक्स अंदाज में उसका तारुफ करते हुए अपने ऑफिस ले आया। वैसे तुम यहाँ कैसे गई? उसने ऑफिस का दरवाजा बंद करते हुए इमामा से पूछा। मैं? उसे बहाना याद नहीं आया। साला ने कुछ लम्हे उसके जवाब का इंतजार किया, फिर बात बदल दी। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। अपनी टेबल की तरफ जाते उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते उससे कहा। वो इंटरकॉम पर उसके लिए कोई जूस लाने का कह रहा था जब उसका फोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव की। चलने में बात करता रहा। फिर उसने इमामा से कहा, इमामा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? वो उसके सवाल पर झुकी। उसके पास एक सिलेक्ट्रिक कार्ड था। मेरे बैग में जरा चेक करो। उसने बैग से वॉलेट निकाला और फिर बारी बारी बैग का हिस्सा चेक किया। कार्ड वहाँ नहीं था। उसके हाथों के तोते उड़ गए। इसमें नहीं है, उसने उड़ी हुई रंगत के साथ सालार से कहा। उसने जवाब देने के बजाय फ़ोन पर कहा, बिल्कुल मेरी बीवी छोड़ आई थी वहाँ, मैं मंगवा लेता हूँ, थैंक यू। उसने फ़ोन बंद कर दिया। इमामा की जान में जान आई। कहाँ है कार्ड? इमामा ने पूछा। कहाँ शॉपिंग की थी तुमने? सालार इसकी तरफ आते पूछा। उसे डिपार्टमेंटल स्टोर याद आया। वहाँ छोड़ दिया था मैंने। उसे जैसे यकीन नहीं आया। हाँ, स्टोर के मैनेजर ने हेल्पलाइन को इन्फॉर्म किया। वो तुम्हारे सेल पर ट्राई करते रहे लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं की। अब उन्होंने मुझे कॉल किया है। एक आदमी ट्रे में पानी और जूस का एक ग्लास ले आया था। उसे उस वक्त उसकी शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। सालार दूसरे सोफे पर आकर बैठ गया। इस बार इंटरकॉम दोबारा बजा और उठ गया। गाड़ी का पता चल गया था। इमामा गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं? उसने एक बार फिर फ़ोन होल्ड पर रखते हुए उससे पूछा। इमामा को अपनी अगली हिमाकत याद आई। गाड़ी के पेपर्स गाड़ी में ही थे। वो पेपर्स और लाइसेंस गाड़ी में छोड़ आई थी। उस ब्रांड न्यू गाड़ी पर अगर कोई हाथ साफ करता तो ये दोनों चीज़ें इनाम में मिलती, क्योंकि लिफ्टर उसे मतलबा पार्किंग में छोड़कर वहाँ से जा चुका था। जूस एकदम उसके हलक में अटकने लगा। गाड़ी में उसने नजरें मिलाए बगैर कहा। जवाबन उसे मलामत नहीं की गई थी जिसकी वह तवक्का कर रही थी। आईडी कार्ड की कॉपी है? वो किसी को गाड़ी लाने के लिए भेजना चाहता था। वो ग्लास रखकर एक बार फिर आईडी कार्ड अपने बैग में ढूंढने लगी। वहाँ उसका कोई वजूद नहीं था। उसे याद आया कि वो दूसरे बैग में है। उसका दिल वहाँ से भाग जाने को चाहा। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इस दफ़ा सालार ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया था। मेरे पेपर्स में देखो, मेरी वाइफ की आईडी कार्ड कॉपी होगी। वो ड्राइवर को दे दो और कार की चाबियाँ भी भेजवा देता हूँ। उसने फ़ोन पर कहा। तुम्हें अगर फ्रेश होना हो तो मेरे स्लीपर्स यहाँ पड़े। ये ऑफर बरख्त आई थी। उसे वाकई सब कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ वो अपना मुंह छुपा लेती। बाथरूम का दरवाजा बंद किया, अपने मुंह पर पानी के छींटे मारती गई। सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड आई हुई है? उसने बाहर रिमशा की आवाज़ सुनी। वो सालार को छेड़ रही थी। वो जवाबन हंसा। हाँ, आज की थका देने वाली मीटिंग के बाद किसी गर्लफ्रेंड का एक विजिट तो डिजर्व करता था मैं। वो आईने में अपने आप से देखते उनकी बातें सुनती रही। वो दोनों अब किसी क्लाइंट और आज की मीटिंग को डिस्कस कर रहे थे। उसका दिल चाहा कि वापस कमरे में न जाए। वो सीन से गायब होना चाहती थी।
बाथरूम का दरवाज़ा खुलने पर रिमशा खैर मुकदमे अंदाज में उसकी तरफ आई। चलो किसी बहाने तुम्हारी बेगम तो यहाँ आई, रिमशा ने उससे मिलते हुए कहा। सालार जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुराया। चंद मिनट वो खड़ी बातें करती रही, फिर उसने कहा, अब अगली मीटिंग है, तुम तो आ रहे हो क्या? हाँ मैं आता हूँ, तुम स्टार्ट कर लो, मीटिंग में 10-15 मिनट में आता हूँ, उसने कहा। रिमशा इमामा को खुदाफिज कहते हुए निकल गई। तुम चले जाओ, गाड़ी आएगी तो मैं चली जाऊँगी। उसने कमरे में पड़े जूते के डिब्बे से नया जूता निकालते हुए सालार से कहा, तुम सैंडविच खाओ, तुमने ही सुबह बना कर दिए थे, आज क्लाइंट्स के साथ लंच की, ये खाना खा न सका। वो टेबल पर पड़े सैंडविच का एक टुकड़ा उठाकर कह रहा था, मुझे भूख नहीं है। उस वक्त हलक से कुछ उतारना मुश्किल था। क्यों भूख नहीं है? लंच किया तुमने? नहीं, लेकिन भूख नहीं। फिर खाओ, सिर्फ एक खाओ, वो उसे बहला रहा था। इमामा के साथ कोई मसला था और उस वक्त पूछना बेकार था। वो जब परेशान होती तो इसी तरह चीज़ें भूलती थी। वो सर झुका सैंडविच खाने लगी जो उसने उसके सामने प्लेट में रखा था। उसका ख्याल था कि साला उसकी इन हरकत पे तबसरा करेगा, लेकिन वो उधर इधर की बातें करता रहा। सैंडविच खत्म होने के बाद उसने इमामा से चाय का पूछा और उसके इनकार पर उसने इंटरकॉम पर किसी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में भिजवा रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी जब आएगी तो मैं भिजवा देता हूँ, मैं खुद ड्राइव करके चली जाती। उसने कहा, तुम्हें ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, तुम अब सेट हो और मैं नहीं चाहता तुम ड्राइव करो। वो बोल न सकी, मैं खुद चली जाती। उसने बैंक एग्जिट पर सालार से कहा, यार क्लाइंट्स को भी यहाँ तक छोड़ने आता हूँ, तुम तो बीवी हो मेरी। मुस्कुराया था। ड्राइवर पार्किंग में खड़ी गाड़ी दरवाजे के सामने लाया था। ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने आया, मगर इससे पहले सालार उसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल चुका था। वो गाड़ी में बैठने की बजाय उसे रुक कर देखने लगी। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उसकी हलक में एक बार फिर ग्रहें पड़ने लगी थी। एनीथिंग एल्स मैम? साला ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, उसने बिलाखिर कहा। ऑलवेज एट योर डिस्पोजल मैम। उसने अपना बाजू उसकी गिर्द फैलाते हुए उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठ गई। साला ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चलती हुई गाड़ी में इमामा ने एक लम्हे के लिए मुड़कर देखा, वो अभी वही खड़ा था। वो यकीनन गाड़ी के मेन रोड पे जाने का इंतजार कर रहा था। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांप लिया। जिसकी जिम्मेदारी थी वो शख्स उसके लिए खड़ा था। वो जलाल की जिम्मेदारी नहीं थी। वो फिर क्यों ये तवक्का कर रही थी कि वो उसके लिए इतनी क्रिटिसिटी दिखाता। उसने ठीक किया था उसके साथ ड्राइवर भेजकर। वो वाकई सब ड्राइव करने के काबिल नहीं थी। घर आकर भी वो बेमकसद लाउंज में बैठी रही। आज का दिन बेहद बुरा था, तकलीफदार यादों का सिलसिला था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? सालार इस रात खाने की टेबल पे उससे पूछा। कुछ नहीं, जवाब हस्बे तवक्का था। सालार ने खाना खाते खाते हाथ रोककर उससे देखा। कोई परेशानी नहीं, बस अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, उसने झूठ बोला। सालार ने उसे कुरेदा नहीं, वो उसे सिर्फ बहलाने की कोशिश कर रहा था। वो डिनर के बाद काम के लिए स्टडी रूम में चला गया। इमामा ने सोने की कोशिश की लेकिन सो न सकी। कितना वक्त उसने अंधेरे में बिस्तर पर लेटे छत को घूरते हुए गुजारा, उसको पता ही नहीं चला। सोचों का तसलसल तब टूटा जब उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सालार सोने के लिए हदल इम्कान आस्तिकी से दरवाज़ा खोला था। फिर वो दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑन किए बगैर उसी तरह एहतियात से दबे पांव वॉशरूम की तरफ गया। इमामा ने आंखें बंद कर ली। नींद अब भी आंखों से कोसों दूर थी। वो कपड़े तब्दील करके सोने के लिए आकर लेटा था। उसने इमामा की तरफ करवट ली और फिर इमामा ने उसकी आवाज़ सुनी। तुम जाग रही हो? तुम्हें कैसे पता चल जाता है कुछ चलाई? पता नहीं कैसे, बस पता चल ही जाता है। क्या परेशानी है? एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि वो उसे बता दे अपनी और जलाल की मुलाकात के बारे में, लेकिन दूसरे लम्हे उसने इस ख्याल को झटक दिया। कुछ नहीं, बस मैं डिप्रेस्ड थी, इसलिए तो कहा था बाहर चलते ही। सालार ने कहा, मैं ठीक हूँ अब। इमामा ने एकदम किसी नन्हे बच्चे की तरह उसके सीने में मुँह छुपाते हुए कहा। उसके सर को चूमते हुए जान से तपकने लगा। इमामा का दिल भर आया। अगर उसकी जिंदगी में जलाल अंसर नाम कोई बाब न आया होता तो कितना ही अच्छा होता। उस शख्स के साथ बहुत खुश रह सकती थी।